अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं। अर्दवान से पाकिस्तान के लीडरशिप के ज़ाती मरासम भी बहुत अच्छे हैं और तुर्किया के साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है पाकिस्तान के वो भी करीब हैं। अभी से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मुश्तरका एलामिया उसमें दस्तखत हुए हैं, वहाँ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे। बहुत सारी जो मुफाहमत की याददाश्तें हैं उसमें ज़री शोबे के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ़ मादों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। हमारे जो नुमाइंदों की खबर ये है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान तुर्किया से एक उन्होंने जहाज़ नया बनाया कान, जिसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके मतलब इतला ये है, हमारी नुमाइंदा है सुमेरा, उन्होंने एक खबर दी है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान में असम्बलिंग के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है दोनों ममालिक में। ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी असम्बली के लिए तैयारी की जा रही है पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लिए। TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट जो पाकिस्तान में असम्बल होगा, ये कान KAAN कान ये उस जहाज़ का नाम है। फ़ज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए TFX तैयारे पाकिस्तान में ही तैयार किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए TFX तैयारों में चीनी साख्ता WS-10G इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरह की बहुत सी आगे डिटेल्स हैं। ये जो एक F-35 अमेरिका का तैयारा है, बाज़ खसूसियात जो उसमें मौजूद हैं, कहा जाता है कि इस टर्किश फाइटर जेट के अंदर भी उससे मिलती जुलती खसूसियात मौजूद हैं। तो ये अच्छा है कि F-16 के बाद तुर्की भी एक मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी अगर वो टेक्नोलॉजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज जो बहुत सारे इवेंट थे उन्हीं में से एक PM हाउस के अंदर इवेंट था जहां आर्मी चीफ़ ने कुछ मीडिया इंटरेक्शन भी किया। आर्मी चीफ से, मौजूदा आर्मी चीफ से ख़ास तौर पर जर्नलिस्टों को बात करने का कम ही मौका मिलता है। माजी के जो मुख्तलिफ आर्मी चीफ थे वो मीडिया के साथ ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था बात करने के लिए। उनसे आज जब मौका मिला तो जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान आपको ख़त लिख रहे हैं, तो ख़त का जवाब जो था उनका वो बहुत ही कहना चाहिए तगड़ा किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी का ख़त नहीं मिला। ये आर्मी चीफ का जवाब है। ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, अगर ऐसा कोई ख़त आया तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ख़त की बातें सब चालें हैं, चालें। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिएक्शन था जब जर्नलिस्टों ने उनसे ख़त के हवाले से सवाल किए। लेकिन इमरान खान ने आज इस आर्मी चीफ के रिएक्शन के बावजूद आर्मी चीफ को एक तीसरा ख़त भी लिखा और तीसरे ख़त के अंदर उन्होंने 5 नुकात उठाए हैं। 5 नुकात के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत है उसके हवाले से, जो इंसानी हकूक़ के इशूज़ हैं उस हवाले से, जो अवाम और फ़ौज की दूरी का वो बार बार तज़किरा करते हैं उस नुक्ते को भी उठाया और उन्हीं नुकात को दोहराया जो वो पहले ख़त में कह चुके थे। क्या इसका जवाब आएगा, ये भी कहना भी काफ़ी कबल वक्त है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान थे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थैंक यू जी। ये इमरान के खतूत बनाम आर्मी चीफ और आर्मी चीफ का जवाब, दोनों को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ़ ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। वैसे जवाब उन्होंने दिया तो नहीं है ये आज, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ हमारे सहाफ़ी भाई जर्नलिस्ट भी मेहमान के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे लंच में, तो वो भी वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे फिर मिलते मिलाते तो उन्होंने वहाँ पे उनको क्वेश्चन कर दिए, वरना कोई आर्मी चीफ़ ने बतौर ख़ास इसका जवाब देने की वो तो जहाँ जर्नलिस्ट हों जी सवाल तो पूछेंगे, कोई कोशिश नहीं की या उनका कोई ये इनिशिएटिव नहीं था। तो देखें ये ख़त जो है ना ये तो सिर्फ एक बहाना है ख़त। तो आर्मी चीफ से जवाब ही समझा जाए फिर? बिल्कुल साफ जवाब समझा जाए। उसकी वजह यह है कि ये ख़त है भी नहीं, ये सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ये एक बयानिया है जिसको फैलाने और जिसको आवाम के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करने का ये ख़त जो है एक बहाना है। ये कि ख़त लिखने के बहाने वो बातें वो करना चाहते हैं कि अदरवाइज़ अगर वो समझते हैं कि अगर मैं करूं तो उनके मतलब किसी को एतराज़ हो सकता है कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जी मैं तो ख़त लिख रहा हूँ ना, मैं तो आर्मी चीफ़ के नोटिस में ये चीज़ें ला रहा हूँ। तो लेकिन इमरान ने जो एक
कंटिन्यूस एफर्ट की पिछले काफ़ी अरसे में कि फ़ौज के साथ उनका बातचीत का बिल वास्ता या बिला वास्ता वो दरवाज़ा खुल जाए। तो आर्मी चीफ का जो रद्द-ए-अमल है उसको पढ़ते हुए तो मुझे लगता है कि दरवाज़ा एटलीस्ट आर्मी चीफ की हद तक तो बंद ही है, उनके सेकंड थर्ड टीयर से हो सकता है किसी की बात नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं ये है नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ अगर एक बात की जो है वो इजाज़त ना दें तो वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, दूसरे तीसरे लेवल पे ये बात कैसे हो सकती है? और दूसरा ये है कि देखें जैसे ये अरसा था ना 24, 25, 26 नवंबर वाला, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का बैक चैनल चल रहा था। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो देखें ना, जब अगर किसी शहर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेडकोार्टर में या इवन इस्लामाबाद में अगर किसी पार्टी ने कोई हंगामा करना है, कोई रैली करनी है, कोई उसने भूख हड़ताल करनी है, कोई उसने कोई धरना करना है, तो लाजमी बात है कि डिप्टी कमिश्नर भी आईजी भी सारे राब्ते में आएंगे कि जी आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर बैठेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुलाकात होती है वो जो इंतजामी उमूर पे थे, तो लाजमी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो भी तो खबर लेती हैं ना कि ये कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो उस राब्ते को कोई राब्ता समझे और कोई बात को दूसरी तरफ लेके जाए तो गलत बात है। बाकी उनकी इन हरकतों को या इन चालों को हर कोई समझता है, ये कोई दरवाज़ा खोलने वाली बातें नहीं है। अभी दरवाज़ा नहीं खुलने का इम्कान नहीं, दरवाज़ा खुलने का इम्कान तो तब हो ना कि अगर कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ इन्होंने मुज़ाकरा शुरू किए थे, पर मुज़ाकरा तब होते हैं ना जो मुज़ाकरा की उनकी नीयत होती। एक ऐसी कमेटी बना दी, पहली मीटिंग में आए कि जी बस आखिरी मीटिंग है, इसकी इजाज़त नहीं है, दूसरी में जवाब। तो ये जो है उनका कोई इरादा नहीं है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है जो 9 मई को उन्होंने किया उससे वो पीछे हटें, उसके ऊपर वो माज़रत करें, अफसोस का इज़हार करें और कोशिश करें कि हमारे मामला जो है वो बेहतर हों। उनका कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन इमरान ने ख़त सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं लिखे, इमरान ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल जवाब का जवाब देते हुए तस्दीक भी कर दी कि उनका ख़त मिला, और ये भी कहा कि 7 सबूत और शवाहिद की एक वो पूरी उन्हें USB भी मिली है और उसके ऊपर वो 184(3) के नीचे केस बनता है, आईनी बेंच को लगा रहे हैं। तो उन्होंने ख़त एक्नॉलेज कर लिया, रजिस्टर कर लिया कि हमें मिल गया। लेकिन उन्होंने ख़त जो है वो शायद फिर मीडिया को जारी नहीं किया, उनको भेजा है। तो इस तरह का ख़त जो है वो अगर आर्मी चीफ को भेजते और मीडिया को जारी ना करते तो हो सकता था उसका कोई जवाब मिल जाता। लेकिन जब उन्होंने पहले मीडिया को जारी कर दिया तो इट मीन्स को उसका मकसद तो प्रोपेगेंडा था, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस को खत गया उसका मकसद क्या है सर? वो तो उसके ऊपर एक्शन होगा ना, उसका मकसद मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद एक पटिशन भी की है, लेकिन उसका तरीक़ाकार तो बेहतर ये है कि पटिशन करें। ख़त लिखने का तो कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर किसी ने ख़त भी लिखा है तो वो भी पिटीशन के तौर पे जो है ट्रीट किया जा सकता है 184(3) के नीचे। वो चीफ जस्टिस ने उसी तरफ इशारा किया। और इसी तरह का एक डॉजियर पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उन्होंने जमा करवाया, जिसमें चीफ जस्टिस का ख़त, पत्तन की रिपोर्ट और दीगर शवाहिद दिए। और साथ चीफ जस्टिस की जो IMF से मुलाकात थी उसके मुतल्लिक भी ये इशारे मिलते हैं कि उन्होंने वहाँ पर भी इन केसेस का या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का वहाँ पर भी सवाल उठाया। बहरहाल इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मुलाकात से मतलब जो स्टेटमेंट जारी हुए उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। स्टेटमेंट में वो लिख के थोड़ा बताएंगे क्या कि उन्होंने इमरान खान का सवाल किया। अब एक यानी इतना यानी हाई ऑफिस है और वहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मुतल्लिक जो उन्होंने बात की है उसी बात को हमें जो है वो दुरुस्त IMF के डेलीगेशन की मुलाकात के फौरी बाद उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ और उसी फौरी मुलाकात के बाद उन्होंने कंफर्मेशन किया कि इमरान खान का ख़त है और उसको हम आईनी बेंच में लगा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ इशारे हमें मिलते हैं बाकी लोगों से भी। यानी आर्मी चीफ को तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आइन और कानून परमिट करता है कि वो उस ख़त को वजारत दिफा या प्राइम मिनिस्टर को भेजे, इसके अलावा उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई बंदा ख़त लिखता है तो कानून में गुंजाइश है कि वो उसको एज पिटीशन जो है वो ट्रीट करते हुए उसकी समाअत करें। सर, पाकिस्तान में सियासतदान जब आर्मी चीफ से मिलते रहे, आपकी अपनी जमात समेत जब जनरल बाजवा से आप लोग मिलते थे तो वो कोई तहरीरी इजाज़त या कानून की शिक के नीचे जाकर जनरल बाजवा साहब भी तो मिलते थे ना, तो दोनों मिलते थे ना। मामला ये है कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके उनको मिल सकता था।
वो खुद मिलते थे, खुद मिलने में इंटरेस्टेड थे, तो लोग उनको मिलते वो थे। क्यों मिलना चाहते थे आप? हाँ, बल्कि लाहौर उनका एक आप समझ लें कि उनके बिहाफ पे एक बंदा था जो मुलाकातें करता था, तो वो तो फिर उनका तो मामला और था। लाहौर में उनके बिहाफ पे वो जो जिनसे उनकी अजीजदारी है, हाँ, वो साबर मिठू साबिर साहब साहब, तो वो क्यों साबर मिलते थे आप मिठू, लोगों से? क्या नाम है उनका? साबर मिठू। साबिर मिठू। तो आप क्यों मिलते थे उन लोगों से? नहीं, मैं तो नहीं मिला। तो वो साबिर मैं मिठू तो किससे मिलते थे? सुन लें, मैं यानी मैंने कभी भी किसी दौर के साबिर मिठू से मैं ना पहले मिला ना अब मिलता हूँ। वो मैं 2016 में इसमें साबिर मिठू साहब मर्ज हुए ना, और उसके बाद 6 साल जो है वो लोग उनके दरे दौलत पे जाके सजदा रेज होते रहे, और लोग ऐसे जाते थे जैसे लोग दाता साहब सलाम करने नहीं जाते, इस तरह से लोग वहाँ पे जाते थे। आपकी जमात और जब लाइनें लगा के जाती थी? सुन ले, जब उनको मिलते थे तो फिर उल्टे पांव जो है वो वापस आते थे। अदब का तकाजा। अदब का तकाजा ये था। शहबाज तो साहब मिलने मैं जाते थे? 6 साल में मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मुझे कहा भी गया, बल्कि मेरे खिलाफ जब केस बना था तो उस वक्त बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि जी आप अगर वहाँ पे चले जाएं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये मलिक साहब, ये इस बात को आप नोट कर लें और इसको वेरीफाई कर लें, मैं नहीं गया। आप हाजिरी लगवाने नहीं गए? ना, आप बिल्कुल पे मैं फिर नहीं। 25 किलो हीरोइन सही डली है आप पे। लेकिन सर राना साहब एक बात तो बताएं ना, शहबाज साहब जाते थे मलिक अहमद खान की गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के, जिसको बाद में फिर दोस्तों ने लतीफ़ा बना दिया कि डिग्गी में छुप के जाते थे। नहीं, तो वो क्या तरीका था मलिक सर? अहमद खान साहब जो हैं वो तो ना उन्होंने कभी उस वक्त इस बात को छुपाया था, ना वो अब छुपाते हैं। सर मलिक अहमद तो थोड़ी वो छुपाते थे, नहीं, सुन शहबाज लेना, साहब छुपाते नहीं हैं तो सर। वो तो जाते थे, तो अगर उनके साथ किसी ने जाना था तो गाड़ी में लेट के जाने की क्या सर जरूरत? यही तो मजे की बात है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। हमने तो यही सुना है कि वो गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के जाते थे। बहरहाल मैं जिस जगह पे मैं नहीं गया, मुझे क्या पता कि वहाँ पे लेकिन कौन वो जाता मैं था, तो कौन ये नहीं जानना जाता चाह था। रहा था, आपने कहा कि वो मिल के अदब के तकाजे में उल्टे पांव वापस होते थे, तो शहबाज साहब कैसे जाते और आते थे? नहीं, मैं तो इस बार आपने देखा नहीं? मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छा, है। आपने एक और बड़ी मजे की बात की, आपने कहा कि वो जो दो जज जिन्होंने एहतजाज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, वेरी ऑनरेबल पीपल। जस्टिस मंसूर तो मुझे खास तौर पर मैं उनका बड़ी इज्जत लिहाज रखता हूँ, बहुत नहीं, अच्छे आदमी। दोनों यानी दोनों के क्रेडिट में बहुत अच्छे फैसले हैं। आपके चीफ जस्टिस थे जी लाहौर हाई कोर्ट के, जी और बिल्कुल। आपका मेरा ख्याल है कोई इशू भी नहीं था आपस में, बड़े नहीं अच्छे नहीं, मुलाज़म थे। मैं उनके साथ जब भी कभी कोई मामला हुआ तो वो बड़े ही जो है लेकिन वो अब आपने कोऑपरेटिव। कहा है कि उनके ऊपर आप रेफरेंस फाइल कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर रेफरेंस फाइल करना चाहिए या जो है वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि हो सकता है, हो सकता मैंने इसलिए क्यों कहा हो सकता है है सर? कि देखिए मामला ये है कि इस वक्त वो साहिबान जिस किस्म के मामलात अपनाए हुए हैं, अगर मिसकंडक्ट किसी बला का नाम है ना, तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर और वो मिसकंडक्ट क्या है? सर राइटफुल इश्यूज पे आवाज उठाना तो अच्छी बात। मामला ये मिसकंडक्ट तो नहीं। देखिए मामला ये है कि ये पिछले ये को अभी इन्हीं से बात शुरू नहीं होती, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। ये पिछले 5 साल में हमारे यानी इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़ज़ अदारे सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा कोई और अदारा नहीं है। वहाँ पे हमारे जज साहबान आपस में ही जो उलझते हुए जो कुछ कर रहे हैं, फायज तो, साहब जस्टिस बंदियाल के साथ क्या कर रहे थे? मेरी नाकस राय में एक कानून को थोड़ा बहुत समझने के नाते मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है। सर अगर ये मिसकंडक्ट है ना, तो फायज ईसा जो जस्टिस बंदियाल के साथ कर रहे थे वो मिसकंडक्ट की सबसे वर्स्ट बदतरीन मिसाल थी। अगर ये मिसकंडक्ट है तो आपने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया था। तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं बनाया उनको। आपकी राय अगर ये है तो मैं इससे जो है वो इख्तलाफ। सर वो बेंचों से उठ गए थे, कहते मैं केस ही नहीं सुनूंगा जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा, मैं केस इससे पहले साकिब निसार साहब के भी मुतल्लक आपको पता है कि पेशावर में एक बेंच में काजी फैज़ ईसा साहब और वो इकट्ठे बैठे थे, और ड्यूरिंग जो है वो समात उन्होंने जो किया था, तो फिर ये मिसकंडक्ट फिर किस चीज़ का नाम है? तो फिर आपको फायज ईसा पे लगाना चाहिए था ना सर। नहीं, बहरहाल अगर उस वक्त किसी को चाहिए था को साकिब निसार साहब के मुतल्लक लगा देते। नहीं, फायज ईसा तो अभी आपके दौर में मिसाल थी, उन्होंने पीटीआई का बल्ले का निशान ले लिया। निसार साहब जो करते रहे हैं, जिस किस्म की कमेंट्री करते रहे हैं, उसके बाद सर वो तो खैर आसिफ सईद खोसा साहब भी को कम नहीं करते रहे। साकिब निसार साहब ने तो कमाल ही किया ना जी। वो देखें बात ये है कि जो रेफरेंस है
ये तो ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं जी रेफरेंस कोई कितनी मुश्किल चीज़ है। रेफरेंस तो इस वक्त जो आपका आइन है उसके तहत आप भी दायर कर सकते हैं, कोई आम आदमी भी सर ये दायर कर जजों सकता को है। ब्लैकमेल करना हो ना, तो तो बात उस वक्त कहा जाता है आपके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। आपने तो मुझे यही लगा कि उन दोनों को डराने की कोशिश नहीं नहीं, बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं की। मैंने इस सूरत हाल पे इंतहाई अफसरदगी, अफसोस और दुख की बुनियाद पे ये बात की है कि इतने आला व अरफा जो अदालत उज़्मा है वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस की वो तो पावर फिर जो थी तो आपने फिर सलब कर ली तो हैं। आप जो कह रहे हैं आपने आईनी बेंच के सरबराह को वो सारी पावर्स दे तो दी आईनी जो बेंच किसी का मामले- सरबराह को मैं खुद बन गया हूँ, सर वो आप या अपनी मर्जी से बना सकते या हैं। मैंने किसी पार्टी के बंदे को बना दिया। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नहीं सर, वो और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट जज के हैं। वो वैसे ही जज हैं जैसे दूसरे जज हैं। उनको चले, आप तो कहते हैं ना कि 26 तरमीम के बाद ये जज इस तरह से बन रहे हैं उस तरह से बन रहे हैं, वो तो पहले के बने हुए हैं सर। लेकिन उनको जैसे आपने आईनी बेंच का सरबराह बनाया, उसी में जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आईनी बेंच के सरबराह के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। आपने उनको वोट आउट कर दिया। और वोट आउट कैसे कर दिया? सर वोट ही डाले ना, वो कमेटी ने बैठ के कि किसने आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में ज्यादा वोट निकला है, वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर है। वोट डालते हैं सर, अपोजिशन के अरकान और खुद के वो अरकान। वोट डलते हैं और वोटों में वो अक्सरियत से जो है वो तो कामयाब सर यही तो मामला है। हाँ नहीं, आप देखें ना कि अब जुडिशल कमीशन जो है कितनी ज़बरदस्त उसकी जो है वो इस वक्त फॉर्मेशन है कि ना उसमें गवर्नमेंट अक्सरियत में है ना जजेज अक्सरियत में है। और जो है वो सर हुकूमत ऑलवेज अक्सरियत में आएगी। नहीं ना, बिल्कुल आपने नहीं, कंपोजिशन ऐसी बिल्कुल नहीं, कमाल की बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एक मामला आपने ये है नुमाइंदा कि सुन लें, टेक्नोक्रेट का डाल दिया, खातून वाला। जितने भी डाल लिए, एक आपने वो बार का नुमाइंदा सुन डाल लें, आप गिन लें, 5 वोट जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 5 ही जजेस के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का है। बैलेंस जो है वो अपोजिशन और बार के पास है। जजेस के साथ मिल जाए तो वो 8 हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ सर मिल बार तो वो का 8 हो बंदा जाते है, लॉ मिनिस्टर को छोड़ के दूसरी तरफ जाएगा, और वो खातून जो नुमाइंदा है वो छोड़ के हैं। वो सारे मिला के 5 है ना भाई, बार को सारे मिला के 5 बार को मिलाएं तो यानी आपकी अब अक्सरियत। ना गवर्नमेंट मर्जी कर सकती है ना जजेस मर्जी कर सकते हैं। अब आगे पहले जब जजेस की अक्सरियत थी वो 7 थे, तो उस वक्त आपका चैम्बर, मेरा चैम्बर, उसका चैम्बर, इसका वो भी चैम्बर, गलत था। ये चलता रहा ना। वो भी गलत तो था। वो गलत था ना, वो गलत तो था। अब ये ठीक है ना, बैलेंस हो बेंच गया। नहीं, बेंच बैलेंस बनाने हो का गया। अमल दुरुस्त नहीं है। बैलेंस हो गया। जज बनाने के लिए तरीका ठीक है, बेंच बनाने का तरीका गलत नहीं है। नहीं नहीं, बेंच बनाने का तरीका नहीं, बहुत बेंच मुतनाज़ है। ऐसे बनते थे ना, Controversial तरीका। जजेस ऐसे बनते थे। अब जजेस का आपके तरीका का दुरुस्त कर दिया। यानी आपके चैम्बर का जज, बिल्कुल सही कह उसके रहे हैं। चैम्बर का जज, इसके चैम्बर का उस जज, पे तो जब सर तक जजेस की अक्सरियत थी इस तरह से जज बनते रहे हैं। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब आपने उससे 100 गुना आगे चले गए हैं। ना, अब तो सवाल ही आपने बात- बेंच बनाने के ऊपर अपना इख्तियार ना, रख लिया है। बिल्कुल नहीं। अब तो बेंच आपकी ना, मर्जी से बनता है सर। नहीं, मर्जी से कैसे? आईनी बेंच आपकी मर्जी से बनता ना, बिल्कुल है। आप वोट डालते हैं तो वो बेंच बिल्कुल नहीं, बैलेंस है बैलेंस नहीं है। ना। 5 हमारे तभी 5 वोट हुकूमत है, की मर्जी के गवर्नमेंट के बेंच 5 बनेगा वोट है। नहीं, गवर्नमेंट के 5 वोट है, साथ जजेस के 5 वोट 2 है। नुमाइंदे, एक स्पीकर का नॉमिनी, वो मिला के 5, और साथ उसके वो बार का नुमाइंदा। मिला के 5 नहीं, फिर आपकी अक्सरियत हो जाती है। नहीं, 5 अक्सरियत हो जाती है। गिन लें। आईनी बेंच बनता ही इसी मैं तरह। कहता हूँ गिन लें, गिन लें। गिन लें। गवर्नमेंट के 5 हैं, 2 अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून, ठीक है जी, 1 सेनेट से, 1 कौमी असम्बली से, 4, एक जो वो स्पीकर का बार बार कहने जी स्पीकर नामजद करता है, एक वो, 5। और आपने बैलेंस इसका कैसे खराब सुन ले, किया? सुन ले ना, सुन ले, 5 ही जजेस हैं, कौन कौन? यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है, ठीक है जी, 5 हो गए। उसके बाद 2 मेंबर हैं अपोजिशन के, 1 सेनेट से, 1 कौमी असेंबली सर से। आपकी, उसके बाद 1 बार का मेंबर। सर आपने इतना इंटेलिजेंटली इसको फॉर्मुलेट किया है कि कौन सी आपने चीफ intelligent? जस्टिस बनाया है, जस्टिस मंसूर को नहीं बनाया, जस्टिस मुनीब को नहीं बनाया, जस्टिस याहिया को जो तीसरे ये नंबर पर थे। बात हो रही है अब यहाँ पे नहीं, सुन आपने ले, ऐसी मैनेजमेंट नहीं, सुन की ले, है सुन ले। कि आपकी मर्जी के बगैर सुन बंदा आ ले, ही नहीं सकता। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के कहने पे नहीं ना बनाया। ये यानी ला ये था, प्रैक्टिस ये थी, आइन ये था कि जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बनेगा। जब ये मामला आया जुडिशल कमीशन में, वो जो पहले वाला जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर आपका एतमाद है, तो उसमें जब नुमाइंदगी आई सैयद मंसूर अली शाह साहब की, उन्होंने कहा कि नो, सीनियर मोस्ट वो होगा जो 3 सीनियर्स में से जो है वो कम्पिटेंट होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट। उसी बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट हुए।
तो अब अगर उस असूल को जो मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ पे जुडिशल कमीशन ने असूल तय किया, उस असूल की बुनियाद के ऊपर अगर हमने लेजिस्लेशन कर दी है कौमी असम्बली ने या पार्लियामेंट ने, तो अब उसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं। हाई कोर्ट का तरीकाकार और सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार और है। ये आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है, और वो जजेस वाला जो केस था मशहूर ज़माना, उसकी जजमेंट के ऊपर ये फैसला तय हो चुका है। आइन में जो सीनियर मोस्ट था, जुडिशल कमीशन ने सीनियर मोस्ट की तशरीह जो डेफिनेशन की वो ये थी। और आपने उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया, आपने दूसरे जजेस बिठा के, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको साइड पे लगाने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया। क्या सीनियर प्यूनी जज तो अब आपने डोगर साहब को बना दिया। नहीं, तो डोगर साहब वो जो है वो उनकी सीनियरिटी बनती है तो वो बने। मोहसिन अख्तर साहब से आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई नहीं। गुल हसन साहब से? ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनकी पोजीशन तो कंप्रोमाइज होगी ना? नहीं, कैसे कंप्रोमाइज होगी? सीनियरिटी पे तो वो ऊपर आप आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लें, वो अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगी उसके ऊपर। नहीं चलें, वो जजमेंट आ जाए, लेकिन आप उस आर्टिकल को पढ़ लें। उसके तहत जो जजेस ट्रांसफ़र है, जज के ट्रांसफ़र होने में 3 चीफ जस्टिस साहबान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब 3 चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, वेरी ऑनरेबल जज, इंडिपेंडेंट जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो किसी ग्रुपिंग में नहीं है। जितनी ये ग्रुपिंग होती रही है, 7 इधर 8 इधर, वो कभी किसी में जो है वो शामिल नहीं हुए। अब अगर वो इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि ये बंदा ट्रांसफ़र होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप फिर हर बात को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी नज़र से तो ना देखें। नहीं सर, जज सारे इज्जत वाले हैं, लेकिन अब सियासत के अंदर आप लोगों ने एक अपना धड़ा जो है ना, उसको वजन बढ़ाने के लिए इधर से उधर मैनेजमेंट करने की कोशिश भाई, जो बंदा किसी सारी उम्र किसी का धड़ा नहीं बना, वो हमारा धड़ा कैसे बन गया? सर चीफ जस्टिस अफरीदी पूरी जिंदगी वो किसी का धड़ा नहीं बना, वो उनका धड़ा नहीं बना जिनके साथ सारी जिंदगी उसने एक चैम्बर में गुजारी है, तो हमारा धड़ा कैसे बन जाएगा? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया सर आपने? किसने? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया? अमंग जो 3 सीनियर मोस्ट थे, आप चलें, आप बात कर लें। सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर साहब थे, मरीब अख्तर साहब थे, या नहीं, सिर्फ एक इतना सा बता दें, जस्टिस मंसूर क्यों क्वालिफाई नहीं किया चीफ जस्टिस? मेरा ये देखें, मैं उनके मुतल्लिक ये बात, वो बहुत यानी ऑनरेबल हैं, बाइस इज़्ज़त और एहतराम है, ये बात करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो ग्रुपिंग जो है उसमें दोनों जज साहबान जो सीनियर मोस्ट थे, या अफरीदी साहब के साथ, वो जिस हद तक मुलव्वस थे, उनका बनना जो है मेरा ख्याल है कि इस ग्रुपिंग को और तक़वियत देता। तो एक ऐसा बंदा जो उस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं था, उसी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाना मुनासिब था, ताकि ये ग्रुपिंग खत्म हो। जिसके मतलब आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, बाकी सारी दुनिया भी बात कर रही है। रेफरेंस फाइल करना चाहेंगे उनके खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंस जो है वो फाइल होना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई, अगर गवर्नमेंट नहीं तो कोई आप जैसा बंदा जो है वो कहेगा कि जी मैं इस बारे में जो है वो मैं रेफरेंस लेके आया हूँ कि देखें ये क्या हो रहा है। ये वैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई कहीं से पैदा हो जाता होता है जब रेफरेंस फाइल करना हो। काजी साहब के ऊपर भी रेफरेंस आया था, काजी फायजी साहब के ऊपर। हाँ बिल्कुल। राना सनाउल्लाह खान मशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान रकम राजा साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। सर, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का था या आपकी ख्वाहिश थी कि उनको पार्टी से निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल इमरान खान का फैसला है। देखें, ये बातें ऐसे तो नहीं होती हैं। खान साहब ने बहुत से मामलात को ज़ेर गौर लाया और उन्होंने जो फैसला किया, मुझे तो इल्म भी नहीं था, मैं तो कुछ दिनों से उनसे मिला भी नहीं। ये फौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं पूरी तरह उसमें मैं मशगूल हूँ। तो जो बात हुई वो खान साहब की तरफ से हुई और उसके जो अवामिल हैं उनका कुछ अंदाज़ा तो हमें है, बहुत अरसे से मामलात चल रहे थे, तो ये फैसला खान साहब का है। आपके और उनके दरमियान कुछ ज़ाती तौर पर भी कुछ दूरियां थीं, कहीं आपकी तकरीर के दौरान नारेबाजी करवाई जाती थी, कुछ इश्यूज़ के ऊपर बयानात आपके ख़िलाफ़ आए, कहीं आपकी रिजर्वेशन थी, तो बातें तो दोनों इमरान तक गईं। आपके और मरवत साहब के दरमियान में क्या इशू है? देखिए, मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। मुझे नहीं पता क्यों उनकी तरफ से जो भी गुफ्तगू हुई वो हुई,
और वो ज़ाहिर है मेरे लिए नाकाबिल कबूल है वो गुफ्तगू जो उनकी तरफ से हुई। उस हवाले से कोई बिल्कुल मुझे कराम नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था। लेकिन ये मामला नहीं है। मैं समझता हूँ ये मामला बहुत से मामलात में से एक मामला है जो खान साहब के ज़ेरे गौर आया और उन्होंने जो फैसला किया है वो पार्टी के वसीतर मुफाद में किया है। सर, वायलेशन दो तरह से हो सकती है। एक होता है आप डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहे होते हैं, वार्निंग आ जाती है उसके ऊपर। एक होता है पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा हो जाती है, आप ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। तो मरवत साहब के ऊपर इशू इस वक्त ग्रुपिंग वाला है। ये इशू है जिसको इमरान ने बुनियाद बनाया है या बियॉन्ड दैट कुछ और है जिसका भी हमें पता नहीं? देखिए, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, ये तो हर पार्टी में होता रहता है, कभी कोई आता है कोई जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ये मामला आगे चलता रहेगा। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई शख्सियत इस पार्टी से बड़ी नहीं है, बरतर नहीं है। खान साहब फैसले करते रहेंगे, मशावरत वो करते हैं और बात आगे चलती है। इसलिए मेरी नज़र में ये कोई बहुत नहीं सर, लेकिन एक डिवीजन है। मैं सवाल दोहराऊंगा क्योंकि आप सारे सियासी लोग हैं, अब आप पब्लिक लाइफ में हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। इस वक्त जुनेद अकबर साहब ने, यूसुफ जई ने, अली अमीन गंडापुर ने एंड फ्यू अदर्स, आई थिंक अफरीदी साहब ने भी, उन्होंने उसकी हमायत की है और उसको इमरान खान के लिए दरख्वास्त की है कि उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। आपके मतलब जो कुछ वो कह रहे हैं या जो जलसे में हुआ, तो एक क्लियर डिवीजन मौजूद है। आई थिंक गौहर साहब भी शायद दूसरी तरफ ऑनलाइन के आप वाली साइड के ऊपर खड़े हों। तो ये तकसीम जो है ये पार्टी के लिए तो डैमेजिंग है। अब इमरान खान इसको कैसे लेकर आगे चलेंगे मालूम नहीं है, लेकिन ये दो ग्रुप आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं विद इन द पार्टी। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ज़ाती ताल्लुकात की बिना पे लोग बात करते हैं, लेकिन उसूली मौक़िफ़ पे कोई तफरीक नहीं है। मेरी आज जुनेद अकबर साहब से भी बात हुई है, मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से भी बात हुई है। दोनों ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में खान साहब के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया है और किसी सूरत भी उन्होंने बदतमीज़ी या हुल्लड़बाजी की हिमायत का इजहार नहीं किया। तो जितने भी मामलात हुए हैं एक तवातुर है, बल्कि जुनेद अकबर साहब ने तो मुझे गिनवाया कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। जो बातें शायद मेरे जहन में नहीं भी थी उन्होंने मुझे गिनवाई। तो इसलिए ऐसा नहीं है। एक ज़ाती सतह का एक रिएक्शन होता है और एक पार्टी की सतह पे उसूली मौक़िफ़ होता है। तो हम उसूल की बात करते हैं किसी भी पार्टी में, और पीटीआई में बिलखुसूस बिल्कुल ये उसूली मौक़िफ़ नहीं है कि कोई शख्स गालम गलोच करे, बदतमीज़ी करे, किसी इवेंट में डिसरप्शन पैदा करे या पार्टी का जो बयानिया है उसको उसकी तज़हीक करे, उसके खिलाफ बयान दे और ये सब अच्छा है। ये तो नहीं है इस पार्टी का मौक़िफ़। अगर इसको कोई तो पार्टी की सेक्रेटरी जनरल पीटीआई तो वो बात करे। आप एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस बात की हिमायत करेंगे कि मरवत साहब शुड स्टे आउट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, खान साहब का फैसला है, इसमें मुशावरत शामिल है, ये फैसला दुरुस्त फैसला है। दुरुस्त फैसला, बिल्कुल सही। मैं इससे और नहीं इस पे सवाल करूंगा आपसे। आज आर्मी चीफ का मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो उसके अंदर इमरान ने आज तीसरा ख़त लिखा है, लेकिन आर्मी चीफ का आज जवाब ये था मुझे ख़त मिला नहीं, मिला तो पढ़ूंगा भी नहीं, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, ये ख़त सब चाले हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड किस्म का रिएक्शन था, वेरी शॉर्ट लेकिन बड़ा सख्त अल्फाज का चुनाव था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो क्या कहा जा सकता है। खान साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हर जगह पहुँच रही है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुँच रही है, मुख्तदर हलकों में पहुँच रही है, अदलिया में पहुँच रही है, हर जगह पहुँच रही है। वो क्या रहे हैं, वो पाकिस्तान की कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बन चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम इसको अपनाते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, लेकिन इस फ़ौज का काम है कि वो अपने आइनी हुदूद में रहे, सियासत में मुदाखलत ना करे। जो इस वक्त मुल्क में जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत और अगवाकारी का माहौल है,
उसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये खान साहब बात तवातुर से कर रहे हैं, इसमें कोई बात नई नहीं है जो कोई जानता नहीं है, लेकिन वो अयादा करते रहेंगे। वो ये बात एक कौमी लीडर, सबसे बड़े कौमी लीडर की हैसियत में कर रहे हैं और ये बात हर एक तक पहुंच रही है। लेकिन आर्मी चीफ ने तो उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया ख़त को, और साथ ये कह भी दिया कि वो इसको चालें कह रहे हैं। चालों के तौर पर तो आप समझ जाइए कि वो क्या कह रहे हैं, तो रास्ता तो बंद है फिर। वो देखिए, ये जो मर्जी गुफ्तगू करें, अल्फाज उनको कौन देता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात सामने आ गई ना, बात उन तक पहुंच गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कौन शख्स नहीं जानता आज पाकिस्तान में कि इमरान खान ने क्या कहा है। वो आपके महदूद मीडिया पे भी छाए हुए हैं, वो सोशल मीडिया हो, वो अखबारात हों, वो हर जगह छाए हुए हैं। उनकी बात के बगैर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी गुफ्तगू मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो वो कह रहे हैं, आप जमा खाते रखिए, वो पहुंच गया है। उस पर गुफ्तगू भी जहाँ होनी चाहिए वहाँ हो रही होगी। अदालत ने तो इंदिया दे दिया है कि ये मामला शायद अदालत में भी उठे। जो ख़त इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को लिखा था, चीफ जस्टिस ने तो एक्नॉलेज कर लिया, बेंच को। चीफ जस्टिस ने तो मीडिया के सामने तस्दीक कर दी कि उन्हें खत मिल गया और 184(3) के नीचे कार्रवाई भी होगी। बस ठीक है। और ये बात जो है कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई सीग़े राज में रखने वाली बात इमरान खान साहब ने की थी। इसका अयादा आप टीवी पे रोज़ करते हैं, अखबारात की सुर्खियां करती हैं, तो बात पहुंच चुकी है जहां पहुंचना चाहिए था बात को। राजा साहब, लेकिन 24, 25, 26 नवंबर के दाएं बाएं जो एक इंटरेक्शन चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू मोहसिन नकवी या मे बी थ्रू अदर्स, फिर जो पेशावर में बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है वो सिक्योरिटी मूड के दरमियान में, इसके अलावा फिर उन्होंने एक दफ़ा इशारों कनायों में तज़किरा किया कि कहीं और भी सीनियर लेवल पे राब्ते हुए हैं, तो वो राब्ता साजी फिर नतीजा खेज़ नहीं हुई, तभी आगे से दरवाजे को बंद कर दिया गया या ताला लगा दिया गया। नहीं, दरवाज़ा इमरान खान साहब ने बंद किया है। देखिए, अगर किसी की ये ख्वाहिश थी कि वो कोई डील कर लें, अगर कोई डील करवाने की कोशिश कर रहा था, तो खान साहब ने कहा है कि इस तरफ आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। मैं ना बनी गाला जाऊंगा, ना नथिया गली जाऊंगा। मैं जेल में बैठा हूं, मैं उसूल की बुनियाद पर एक बात कर रहा हूं। मैं जेल से अगर बाहर आऊंगा तो आइन और कानून के मुताबिक आऊंगा। मैं अपने तमाम साथियों के हमरा आऊंगा। मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मुझे बाहर निकल कर पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो बिल्कुल उस किस्म के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने उस अमल को बंद किया है। ये बंद खान साहब ने किया है और इसीलिए वो अब अपनी आवाज़ और अपना उसूली मौक़िफ़ जो है आवाज़े बुलंद बयान कर रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सर नथिया गली की दावत हो जाए, नथिया गली की ऑफर जो थी वो थी किससे? नथिया गली की ऑफर किसकी जानिब से थी कि देखिए इस तरह नहीं होता, छोड़ दें उसको, वो छोड़ दीजिए। देखिए होता इस तरह नहीं है कि कोई फरमान लेकर आता है कि ये फरमान है। बातें होती हैं इशारों किनायों में, कुछ लोग कहते हैं यहाँ मिले थे, वहाँ बैठा था, अगर ये हो जाए तो कैसा है, खान साहब यूँ ना कर लें। खान साहब ने उन तमाम सरगोशियों को, उन तमाम इशारों किनायों को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा इस तरह की बात मत करो, इस तरह नहीं होगा, हम कोई डील करके आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान इस गिरदाब में फंसा हुआ इसीलिए है कि माजी में कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, बाहर निकाले गए और फिर कोई डील करके वापस आ गए। तो इन डीलों का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आपको हुकूमत भी मिल जाती है, वक्ती तौर पे आपके मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे चला जाता है। हर NRO के बाद पाकिस्तान पीछे जाता है। पाकिस्तान में ना जमहूरियत को कोई बढ़ावा मिलता है, ना पाकिस्तान की सियासत को, ना माशरत को, ना मईशत को। तो खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि किसी चोर दरवाजे से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये है वो मामला जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग ये समझ रहे थे बस कोई डील हुआ चाहती है, अब खान साहब डील के तहत बाहर आएंगे और खामोश होकर कहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा, मैं अपनी बात करता रहूँगा और ये जो फस्तायत का, अगवाकारी का जो अमल है, इसने बिलाखिर ख़त्म होना है, बिलाखिर इसको शिकस्त होनी है। वो जेल में बैठ कर इसको शिकस्त देंगे।
अच्छा राजा साहब, हमारा तासुर यह है कि जो IMF कमीशन पाकिस्तान में गवर्नेंस, करप्शन और ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर आके मीटिंग कर रहा था, जब चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की, तो ये मैं अपनी क्यास के ऊपर बात कर रहा हूँ, हमारा तासुर है, एटलीस्ट एज ए जर्नलिस्ट मेरा तासुर है कि उन्होंने वहाँ इमरान खान के केसेस का भी सवाल उठाया। और उसके फ़ौरन बाद जब चीफ जस्टिस ने मीडिया से प्रेस टॉक की, जो एक गैर मामूली इकदाम था, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान का ख़त मिला है। फिर लोअर कोर्ट्स के हवाले से IMF ने सवाल किया था, तो उनका वो हाई कोर्ट्स देखते हैं। तो हमारी उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है एज ए जर्नलिस्ट कि IMF ने वहाँ इमरान खान और PTI के केसेस का सवाल उठाया उनसे। तो आप भी यही समझते हैं? कोई आपकी इतला है इस हवाले से? नहीं, कोई वाज़ेह इतला नहीं है, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं होगी। देखिए, वो IMF हो या वो यूरोपियन यूनियन हो, जब वो पाकिस्तान से कोई मालियाती ताल्लुक़ पैदा करते हैं, कोई बरामदात के हवाले से ताल्लुक़ पैदा करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। लिहाजा ये ज़रूरी है उनके लिए जानना कि इस मुल्क में कानून की क्या इस वक्त सूरत हाल है, अदालतों की क्या सूरत हाल है, ये तमाम वो मामलात हैं, बुनियादी हुकूक की क्या सूरत हाल है, क्या इस मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं, क्या इस मुल्क में जज ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तमाम मामलात छुपे नहीं रहते। देखिए, इन तमाम ममालिक के, इन तमाम इदारों के यहाँ परमानेंट मिशन हैं, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं, यहाँ सिफारतकार हैं, तो ये तमाम बातें तमाम दुनिया को मालूम हैं। और पाकिस्तान का जो एक तासुर उभर के सामने आ रहा है, वो हरगिज़ वो तासुर नहीं है जो हमारा मीडिया, जिस पे अब गलबा है रियासत का, वो पेश करने की कोशिश कर रहा है। इश्तिहार छपा कर अखबारों के फ्रंट पेज पे आप हकीकत को नहीं बदल सकते। हकीकत ये है कि इस वक्त इस मुल्क में मायूसी है, इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, मईशत खड़ी हुई है। इसीलिए आपके पास एक करंट अकाउंट सरप्लस है, क्योंकि मईशत की गाड़ी चलती है, पहिया चलता है, तो जल्दी से एक और सवाल पूछूं सर। रॉ मटीरियल उमर अयूब साहब ने एक डॉजियर भी जमा करवाया है, IMF का जो रेजिडेंट ऑफिस है उसमें एक डॉजियर जमा करवाया है, जिसमें चीफ जस्टिस को लिखा गया खैर पतन की रिपोर्ट और दीगर जो तफसीलात हैं वो जमा करवाई गई हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हकीकत जो है उसका इजहार किया जाए। आपकी हकीकत को झुटला कर, उसका कवर अप करके, यानी कि आप एक साजिश का, IMF हर जगह हकीकत का इजहार होना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों IMF के सामने झूठ बोलना चाहिए? हमें IMF को कहना चाहिए कि मुल्क में सब अच्छा है। जब IMF के साथ आपका जो ताल्लुक है, जो आपके मायदे हैं, जो उनका अपना चार्टर है, जो यूरोपियन यूनियन का चार्टर है, वो तकाजा करते हैं कि मुल्क में इंसानी हुकूक हों, मुल्क में आज़ाद अदालतें हों, मुल्क में लोगों को अगवा ना किया जाए, तो आप क्या ये कहेंगे, नदीम मलिक साहब, आपसे कोई पूछेगा, आप कहेंगे मेरी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि मैं झूठ बोलूं, मैं छुपा दूं कि लोग यहाँ अगवा होते हैं, मैं छुपा दूं कि यहाँ इलेक्शन लूटे जाते हैं? जब आपसे कोई ये सवाल करेगा तो आप अगर सच्चा जवाब देंगे तो आप कहेंगे कि इस मुल्क में सब अच्छा नहीं है। लिहाजा ये कहना जरूरी है, इस मुल्क में झूठ तो बोलना किसी भी सूरत में जायज ही नहीं है, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ सरप्राइज ये हुआ कि झूठ नहीं बोलना, रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर आप जाके वहां डॉजियर सबमिट करवाएं, उनकी वो एरिया नहीं है। नहीं, रूल ऑफ लॉ है, वो क्यों मिले हैं चीफ जस्टिस से? देखिए, ह्यूमन राइट्स रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है ना। इस मुल्क में एक आइन है, उसमें ह्यूमन राइट्स हैं, उसी के लिए अदालतें कायम हैं। जब अदालतों पे हमला किया गया तो इसीलिए किया गया कि कहीं वो इंसानी हुकूक के हवाले से फैसले ना देना शुरू कर दें, कहीं वो ये ना पूछना शुरू कर दें। सर, टाइम खत्म हो गया राजा साहब, लेकिन इस टॉपिक को किसी आइंदा प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। सलमान राना सनाउल्लाह साहब दोनों का शुक्रिया, आज हमारे साथ थे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।